कल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 101 से लेकर 140 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिए कि 100 क्वेश्चन में हमने क्या देखा था। 100 क्वेश्चन में हमने देखा था वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो इसमें कितने महाजनपद यूपी में स्थित थे? कुल 8 महाजनपद यूपी में स्थित हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद स्थित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद इस प्रकार थे: काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, बस, कुरु, पांचाल एंड सुरसेन। तो यहाँ पर काशी किस लोकेशन में स्थित है? वर्तमान वाराणसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र में। कौशल कहाँ पर है? कौशल स्थित है वर्तमान अवध के क्षेत्र जो फैजाबाद मंडल यानी अयोध्या मंडल में आता है। तीसरा मल्ल वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। चौथा चेदी आधुनिक बुंदेलखंड तथा सीमावर्ती क्षेत्र में। पाँचवा बस आधुनिक इलाहाबाद, प्रयागराज तथा बांदा जिले में। कुरु मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभाग। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं? पांचाल वाला आप याद रखिएगा। पांचाल में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन तीनों को आपको ऐड रखना है। और सुरसेन लास्ट, सुरसेन आधुनिक ब्रजमंडल यानी मथुरा वाला क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई। यहाँ पर ये बोल रहा है इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ए रॉन्ग नंबर इज गिवन। ये रीजनिंग का प्रश्न है। 2, 6, 16, 38, 84, 168, 368, 750। इसमें से हमें रॉन्ग नंबर देखना है कौन सा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं सीरीज कैसे बनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नंबर दिया गया उसको 2 गुना करते हैं, बाद में उसमें एक सम संख्या जोड़ते हैं बढ़ते हुए क्रम में। जैसे यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 2। चाहे आप इसका देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 2 मिलकर क्या बन रहा है 6। और फिर यहाँ पर दूसरी संख्या को जो हम देख रहे हैं, दूसरी संख्या क्या है 6। दूसरी संख्या कौन सी दी गई है 6। 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 16 हो गया। 16 गुणे 2 करेंगे, 16 दूनी 32, 32 प्लस 6 कितना आएगा? हमने यहाँ पर बोला जो सम संख्या है उसके बढ़ते क्रम में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2 गुणे 16 प्लस 6 बराबर 38। 2 गुणे 38 प्लस 8 बराबर आ जाएगा 84। 2 गुणे 84 प्लस 10 बराबर। तो यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो 178 आ रहा है, लेकिन 84 की जगह 184 के आगे 168 दिया है। क्या दिया है? 168, जबकि होना क्या चाहिए राइट आंसर में 178 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम रॉन्ग नंबर को पहचान सकते हैं कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, 168 है। आगे भी इसको रीचेक कर सकते हैं। 178 का गुणा 2 बार करेंगे प्लस या 2 गुणे 178 प्लस 12 जोड़ेंगे इसमें तो आएगा 368। क्लियर है? 2 गुणे 178 प्लस 12 बराबर 368। 2 गुणे 368 प्लस 14 बराबर 750। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 है हाउ मैनी। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है ना ही ठीक बाद में 9 है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है ना ही ठीक बाद में 9 है। जिनके पहले ना तो 3 की बात कर रहा है, जिनके ठीक पहले ना तो 6 है ना ही ठीक बाद में 9। यानी 3 हमने लिख लिया, नहीं याद आ रहा, आप इसको ऐसे याद करिए कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है, यानी आगे क्या होना चाहिए 6 नहीं होना चाहिए और ना ही ठीक बाद में 9 होना चाहिए। तो ये सीरीज़ हम देख लेते हैं अगर हमें जहाँ जहाँ मिल रही है। जिनके ठीक पहले ना तो 6 हो, आप इसको पेपर पर लिख लीजिए, चाहे 6, 3, 9। एक, 2, ये वाला कट हो जाएगा,
ये कट हो जाएगा। तो मेरे अनुसार इसमें केवल 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। नीचे दिए गए, अब यहाँ पर ये पहले हमने सीरीज़ में देखे थे 9 3 6 और ये वाले देखे थे। तो और ये इसको कट किया था कि ये वाला नहीं होगा। दिए गए अनुक्रम में 2 ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है ना ही ठीक बाद में 9 है, अतः विकल्प सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो अगर आपने लूसेंट में सारी राजधानियाँ पढ़ी होंगी तो उसमें देखा होगा कि जो टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की है। बीजिंग चाइना की राजधानी है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 8 नंबर हमें जो 8 आंसर है वो छांटना है। तो टोक्यो हमें पता है जापान की राजधानी है। लंदन किसकी है? ब्रिटेन की है। बीजिंग चाइना की है। और न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर देखना है। मिसिंग नंबर कैसे हम निकालेंगे? पहले हम ये चेक करते हैं जो दी गई टेबल है उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। जैसे 5 + 4 = 9। 9 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 9 × 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 18। अब जैसे ये आप यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है, ऐसे कर लीजिए 5 + 4 × 2। तो ये बन कर के आएगा इक्वल में 18 आ जाएगा। ठीक है, 5 + 4 = 9, × 2 = 18। और ये 6 + 3 × 3, 6 + 3 9, 9 × 3 27 = 27 हो जाएगा। 12 + 4 = 16, 16। और यहाँ पर हमें नहीं पता है तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, = 96 आ रहा है। तो जब हम निकालेंगे 5 × 4 = 48 तो यहाँ पर 48 से 96 होता है, हमें पता है बात। तो 12 + 4 = 16, 16 × 6 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 96। इसलिए जो मिसिंग नंबर आएगा कौन सा आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है इसको यहाँ पर देख लीजिए। 5 + 4 × 2 किया। 5 + 4 × 2 = 5, 9 दूनी 18 हो गया। 6 + 3 9 × 3 = 27 हो गया। 12 + 4 = 16 × 6 = 96 हो गया। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? पहला है दिशा, कंपास, सुई, चुंबक। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 भिन्न है। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कंपास क्या है? एक उपकरण है। सुई भी एक उपकरण है और जो चुंबक है वो भी एक उपकरण है। लेकिन ये दिशा क्या है? ये दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो मिसिंग 8 जो हो गया, 8 क्या होगा? दिशा। निम्नलिखित समूह में से कौन से 3 भिन्न है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दिशा हो जाएगा। राइट आंसर दिशा यानी डायरेक्शन। और जैसे सेम कौन से? कंपास, चुंबक, सुई, ये सारे दिशा सूचक यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन 106। 106 क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल के एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? तो यहाँ पर हम इसको राइट करके भी कंपेयरिंग, जैसे ए लिख रहे हैं तो हमको दिखेगा शीशे में कि ए का कोई भी साइज चेंज नहीं हो रहा है दर्पण में दिखाने पर। एच को भी सेम कॉपी कर रहा है। IM O T U V W X Y ये सारे क्या हो रहे हैं? दर्पण में सेम यानी मिरर में एक जैसे शो हो रहे हैं। तो 11 अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। निम्नलिखित में से किसको चुनना है? भिन्न को चुनना है। पहला है JR6 RV3 EK5 DG2। तो इसमें जब हम देख रहे हैं RV, पहला विकल्प आप देखिए JR6 है। कौन सा है? JR6। जे किस नंबर? और JR6। तो यहाँ पर जैसे जो फार्मूला देख रहे हैं, पहले विकल्प को देखिए, ये रहा पहला विकल्प। तो यहाँ पर जे किस नंबर पर आता है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 10 नंबर पर आता है। R 18। 18 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 8 में से 1 माइनस करेंगे तब हमारा आएगा 7। तो यही वाला हमारा पहला आंसर ही गलत हो गया। पहला क्या है? गलत है।
और दूसरा जैसे हम चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है विकल्प में, देखिए दूसरा ऑप्शन RV3। दूसरा कौन सा है? RV3 है। इसमें R आएगा 18 नंबर पर, B 22 नंबर पर। और जब 22 में से 18 घटाएंगे 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 बचा। तो RV3 राइट है। और ऐसे ही हम तीसरा विकल्प देखेंगे। तीसरा विकल्प क्या है? EK5। तीसरा विकल्प हमारा है EK5। EK5। ई कितने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में किस नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। के 11 नंबर पर आता है। तो 11 में से जब 5 घटाएंगे, ये देखिए 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 6। 6 में से 1 गया, 5। ये वाला सही है। अगला विकल्प कौन सा है? DG2। तो DG2 को रीचेक कर लीजिए। D कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। G है 7 नंबर पर। तो 7 में से 4 गया, 3। 3 में से 1 गया, 2। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? क्वेश्चन नंबर 108 है, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में बोर का कोड क्या होगा? यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन सही से ध्यान, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन इसको समझना थोड़ा हार्ड पड़ेगा। जैसे एक गुप्त कोड संदेश में, यानी एक सीक्रेट कोड मैसेज है, उसमें होटल को 300 के रूप में कोड किया जाता है। होटल को किस में कोड किया जाता है? 300 के रूप में। उसी कोड में बोर का कोड क्या होगा? जैसे H है, H अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में किस नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। O 15 नंबर पर, T 20 नंबर पर, E 5 नंबर पर, L 12 नंबर पर। अब इन पाँचों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 8 + 15 + 20 + 5 + 12 बराबर क्या आएगा? 60 आएगा। और 60 का अब यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल अक्षर कितने हैं। तो यहाँ पर होटल में हम देख रहे हैं टोटल संख्या कितनी है अक्षरों की? 1 2 3 4 5। टोटल अक्षर कितने हैं? 5 हैं। और जब हमने योग निकाला था, जैसे जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का योग 60 × 5 बराबर 300। 60 × 5 जब करेंगे तो 300। ऐसे ही जब हम देख रहे हैं बोर में टोटल अक्षर कितने हैं? 4 हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और पहले हम नंबर टोटल योग निकालते हैं, कितना रहेगा? B कितने नंबर पर है? 2 पर, O 15 पर, R 18 पे, E 5 पे। 2 + 15 + 18 + 5 बराबर 40 × 4 बराबर 160 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 109। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 109 में पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या आपको शो हो रहा है? निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? नहीं समझ आ रहा है तो इसको एक बार सही से देखिएगा, आपको सारे राइट आंसर क्लिक होंगे। जैसे ये बात देखिए, पहले हम देख लेते हैं इसमें टोटल वर्ग कितने हैं। जैसे ये देख रहे हैं, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये, दूसरा वर्ग आपको दिख रहा होगा ये वाला, दूसरा वर्ग स्क्वायर कहाँ पर है? 1 2, ये स्क्वायर हो गया। अब तीसरा आपको दिखा रहे हैं, तीसरा वाला ये रहा तीसरा। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी निकल कर आई है? 3। टोटल वर्ग कितने हैं यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि अभी तक हमने टोटल वर्ग कितने देखे हैं? 3 देखे हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी, त्रिभुज देखते हैं, ट्रायंगल्स कितने हैं। तो पहले हम जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिए गए हैं पहले उनको काउंट करते हैं, टोटल संख्या कितनी निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना है? 8 आ रहा है। जो स्मॉल ट्रायंगल्स की संख्या है वो निकल कर कितनी आ रही है? 8 आ रही है। अब हम बड़े वाले देखते हैं कितने आ रहे हैं। एक, पहले आप देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज ये हो गया, एक, दूसरा ये हो गया, 2, तीसरा ये हो गया, 3, चौथा आपको, चौथा ये रहा, और नहीं दिख रहा है, आप फिर से इसको क्लियर कर लीजिए। एक ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। तो टोटल इसमें कितने मिले हमें? 4। ऐसे ही सेम इसको कॉपी करेंगे तो इसमें हमारे टोटल कितने मिलेंगे? 4। जैसे एक त्रिभुज ये हो गया हमारा, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया।
तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितने निकल कर आए बड़े वाले, जो मिडिल साइज़ के हैं, मिडिल साइज़ वाले टोटल हमारे 8। इससे पहले हमने 8 + 8 देखे थे, तो टोटल कितने हो गए 16। अब हमारे और कितने इसमें हमें दिख रहे हैं, ये देखिए इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ना दिख रहा हो तो इसको ऐसे क्लियर करिएगा। जैसे ये वाला एक वायलेट कलर या बैंगनी रंग का आपको दिख रहा है, दूसरा आपको स्काई ब्लू में जो दिख रहा है, तो ये दोनों अब हम काउंट कर सकते हैं टोटल ट्रायंगल हमारे कितने निकल कर आए हैं। तो जब स्क्वायर की बात की थी यानी वर्ग की बात की, वर्ग हमारे बनकर आए थे 3, स्क्वायर कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। और ट्रायंगल्स की टोटल संख्या 8 + 8 + 2 यानी टोटल हमारे 18 त्रिभुज। ये वाला आंसर क्लिक हो गया। अगला क्वेश्चन है 110। 110 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। कुछ नहीं करना है हमें इसमें, बस ये देखना है जो वर्ड्स दिए गए वो इसमें दिए हैं। जैसे रीच है, रीच में देख रहे हैं टीचर्स में REACH दिया गया है, चेयर में EEE दी गई है, सर्च में देखिए सारे अक्षर दिए हुए, लेकिन चेयर में जैसे दिखा टीचर्स, जब टीचर्स लिखते हैं तो हम आई का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं कि चेयर वर्ड टीचर्स से नहीं लिखा गया है। अब सारे क्वेश्चन करेंट अफेयर के हम सारे डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल इसको ये देखेंगे कैसे अपडेट करना है। पेपर 2 जो एग्ज़ाम 2023 का आ रहा है उसमें हमें कैसे खुद को फोकस वे में रखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या पूछ रहा है, करंट अफेयर निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तिरुपति होगा। यहाँ पर ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, केवल हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर है ध्यातव्य है कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों, एक तो है स्मार्ट सिटीज़ मिशन, दूसरा अमृत, तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली की 6वीं वर्षगांठ 25 जून 2021 के उपलक्ष्य में इन पुरस्कारों की घोषणा की। यह पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, एक तो गवर्नेंस हो गया, दूसरा कल्चर यानी संस्कृति, शहरी पर्यावरण अर्बन इन्वायरमेंट, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, निर्मित पर्यावरण, जल और शहरी गतिशीलता यानी जो अर्बन मोबिलिटी है उसकी बात कर रहा है, जैसे विषयों के आधार पर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें याद रखना है इन फ्यूचर जो हमारे काम का है, जैसे ध्यातव्य है कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों, एक हमारा कौन सा है स्मार्ट सिटी मिशन है, दूसरा है अमृत योजना, कौन सी योजना है अमृत योजना है, तीसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ 25 जून 2021 के उपलक्ष्य में इन पुरस्कारों की घोषणा की। यह पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, एक तो सोशल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मुख्य चीज़ होती है हमें कीवर्ड्स याद रखने होते हैं। मेंस जब हमारा जैसे PCS मेंस वगैरह होगा तो उसमें हमें कीवर्ड्स ज़्यादा क्लियर रखने हैं अपने, कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ करें। सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल और शहरी गतिशीलता जैसे विषयों के आधार पर दिए जाते हैं। आज का टास्क आपका ये रहेगा, आप तीनों योजनाओं को देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है या क्या क्या डिटेल्स हैं। जैसे सिटी स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, 112 है जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया। इटली ने अपना पहला फूड मेगा पार्क फणीधर, मेहसाणा, गुजरात में शुरू किया है। तो ये ज़्यादा काम का नहीं है, इसको स्किप कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है। ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। सबरी संकल्प अभियान किससे संबंधित है, तो सबरी संकल्प अभियान हमारे राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। सबरी संकल्प अभियान का इसकी डिटेल देख लीजिएगा। सबरी संकल्प अभियान का संबंध राष्ट्रीय पोषण अभियान से। बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के पहले चरण में उन 29 जिलों में इसकी शुरुआत की है
जहाँ कुपोषण की समस्या ज़्यादा है। इस योजना के तहत 0 से 3 वर्ष तथा 3 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन लिया जाएगा। कुपोषित बच्चों को पीली श्रेणी और अति कुपोषित बच्चों को लाल श्रेणी में रखा जाएगा। सबरी संकल्प अभियान के द्वारा सरकार की कोशिश है 1 वर्ष में कुपोषण में 2% की कमी लाना है। तो ये पूरी योजना पहले में ध्यान रखनी है, इसकी क्या उद्देश्य है, इसमें मानक क्या क्या रखे गए हैं। जैसे पहले ये क्लियर रखना है कि जैसे नाम किस योजना की हम बात कर रहे हैं, सबरी संकल्प अभियान है। इसका संबंध किससे? राष्ट्रीय पोषण अभियान से। किससे? राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान से इसका संबंध है। दूसरा हमें कीवर्ड क्या याद रखना है? दूसरा हमें ध्यान रखना है कि बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के पहले चरण में उन 29 जिलों में, टोटल ज़िले की बात हो रही है, टोटल ज़िले कितने आ रहे हैं? 29 ज़िले। 29 ज़िलों में इसकी शुरुआत है जहाँ कुपोषण की समस्या ज़्यादा है, यानी जहाँ पर कुपोषण की समस्या ज़्यादा है। इस योजना के तहत जो एज लिमिट है, जैसे 0 से 3 वर्ष ले रहे हैं और 3 से 5 वर्ष। और कुपोषित बच्चे, जैसे मान लिया कोई बच्चा कुपोषित है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? पीली श्रेणी में। कुपोषित बच्चे को किस श्रेणी में डाला जाएगा? पीली श्रेणी में। और जो हमारा अति कुपोषित बच्चा है उसे किस श्रेणी में डाला जाएगा? लाल श्रेणी में। सबरी संकल्प अभियान के द्वारा सरकार की कोशिश है 1 वर्ष में कुपोषण 2% की कमी को लाना है। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? कलारीपट्टू थांगता मलखम गतका। निम्नलिखित पर विचार करना है। कलारीपट्टू थांगता मलखम गतका उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चारों गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया। ये करंट अफेयर से संबंधित है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 10 से 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी असम में किया गया। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 के अंत में किया जाना है। तो आज का टास्क आपका ये करंट अफेयर में आपको ये अपडेट करना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2023 में कहाँ पर होंगे और इसका शुभंकर क्या है, और पिछले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे उसका विजेता कौन है। जैसे यहाँ पर 4 खेल दिए गए हैं। जब हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है। जैसे कलारीपट्टू दिया है, कलारीपट्टू कहाँ से? केरला से। मलखम्ब है एमपी तथा महाराष्ट्र से। ऐसे याद करिए, मलखम्ब में माँ आ रहा है, एमपी में भी माँ है, महाराष्ट्र में भी माँ। गतका में पंजाब पारंपरिक युद्ध शैली है। थांगटा में मणिपुर मार्शल आर्ट हो गया। कलारीपट्टू कहाँ से? केरला। नहीं क्लिक हो रहा है, सीधे काका लगाइए। कलारीपट्टू केरला हो गया। मलखम्ब मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। गतका पंजाब पारंपरिक युद्ध शैली। थांगथा मणिपुर मार्शल आर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 115 का निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? दिल्ली ने। तो ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम दिल्ली में 27 मार्च 2015 को प्रारंभ हुआ। ये ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से राज्य के किसी भी निवासी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके राशन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है तथा खाद्यान्न की उपलब्धता व लागत की जानकारी ली जा सकती है। इस योजना का उद्देश्य राशन कार्ड वितरण की समस्या का समाधान करना तथा गरीबों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह योजना पारदर्शिता को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 116। 116 निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं शामिल है? तो इसमें कौन सा नहीं है? आगरा, गया, पुरी, वारंगल। तो इसमें आगरा नहीं शामिल है। कौन सा वाला नहीं शामिल है? आगरा। कौन कौन से शामिल हैं? गया, पुरी, वारंगल। गया, पुरी, वारंगल। आपको पूरे सारे वर्ड याद रखने हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? गया शामिल है, गया, पुरी एंड वारंगल। गया, पुरी, वारंगल। गया, पुरी, वारंगल शहर को विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए, विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए हृदय का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, जबकि आगरा शहर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय की फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015। डेट भी याद रखनी है। HRIDAY
IDAY हृदय। हृदय क्या फुल फॉर्म अभी बताई थी आपको क्या है। हृदय का H मतलब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसकी शुरुआत हो रही है 21 जनवरी 2015 को। कब शुरुआत हो रही है? 21 जनवरी 2015। 21 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसका लक्ष्य देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों इसका लक्ष्य क्या है? देश भर में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण तथा उनका पुनरुद्धार करना। इसके तहत 12 शहरों का चयन किया गया। तो हृदय योजना में टोटल कितने शहर लिए गए? अभी हमने 3 शहर याद किए, पुरी, गया, वारंगल याद किए। और जैसे वाराणसी, यूपी में कौन कौन से शामिल हैं? यूपी के एक तो वाराणसी हो गया, दूसरा मथुरा। मोस्टली जब यूपी स्पेशल पूछा जाएगा तो उसमें तो यूपी के शहर का नाम रखा जाएगा। जैसे वाराणसी हो गया, दूसरा कौन सा है? मथुरा। वाराणसी एंड मथुरा। और वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर, अमृतसर। वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर। अजमेर भी इसमें शामिल है। अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, बेलकन्नी और वारंगल। इसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, बेलकन्नी और वारंगल। क्वेश्चन नंबर 117। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से। यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। कब आई थी संगम योजना? 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ हुई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के समूह में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। संगम योजना, अभी सबरी संकल्प अभियान देखा था, हृदय योजना देखी थी और तीसरी योजना हम देख रहे हैं संगम योजना। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने से। और यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु कितने रुपए की? 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? क्वेश्चन नंबर 118 है, किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए, कौन सी योजना है? वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो नागालैंड हो गया। करेंट का क्वेश्चन है, इसके लिए स्किप कर दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम देख ले रहे हैं कि वन धन योजना की शुरुआत कब हुई है? 14 अप्रैल 2018 को। 14 अप्रैल कैसे याद कर सकते हैं? अम्बेडकर जयंती है। 14 अप्रैल को कौन सी जयंती है? अम्बेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय आबादी का आर्थिक विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय आबादी है उसका आर्थिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है, 17 सितंबर 2021। 119 में 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। तो ये संबंधित है न्याय आपके द्वार, यानी जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप। जस्टिस डिलीवरी एट डोर स्टेप, न्याय आपके द्वार। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल न्याय आपके द्वार से संबंधित था। यह अभियान कानून और न्याय मंत्रालय तथा नालसा के द्वारा शुरू किया गया। एक पहल अभियान का मुख्य उद्देश्य कानूनी सहायता को मुख्य धारा में लाना और प्रत्येक नागरिक तक न्याय की पहुंच को सुलभ बनाना है। इस अभियान के तहत लोगों को टेली लॉ इनिशिएटिव के तहत पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता है? तो इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन। यानी केवल 3 कंट्री का नाम आ रहा है। खाड़ी क्षेत्र के दो देशों, एक तो बहरीन हो गया, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर 2020 को बहरीन इजराइल समझौते की घोषणा की गई थी। अब्राहम समझौता इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में
पहला शांति समझौता है। गौरतलब है कि इससे पहले 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति की स्थापना के लिए एक नींव का काम करेगा। इजराइल यूएई बहरीन शांति समझौते के अनुसार यूएई और बहरीन द्वारा इजराइल में अपने दूतावास स्थापित करने के साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन 121 भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020 से 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो पहले हमें ये देखना है कि कौन सी रिपोर्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड रिपोर्ट है। किसने जारी की है? नीति आयोग ने जारी की है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टॉप 10 स्टेट्स में कौन इसमें शामिल नहीं था, तो ये आपको अपडेट करना है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? क्वेश्चन नंबर 122 भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया गया है नासिक में। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक यानी महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। रबर टायर आधारित मेट्रो प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग पेरिस मेट्रो में किया गया। पहली संपूर्ण रूप से रबर टायर आधारित मेट्रो कनाडा मॉन्ट्रियल में चलाई गई। टायर आधारित मेट्रो परिचालन को नियो मेट्रो नाम दिया गया। क्वेश्चन 123 अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर आपने पढ़ा होगा, इसका मुख्यालय लीमा पेरू में। जितने भी आज कंट्रीज देखे हैं या नाम लिए हैं उसकी राजधानी देखनी है आपको, और उसका मैप में कहाँ पर क्या लोकेशन है ये देखना है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय पेरू की राजधानी क्या है? लीमा में स्थित है। जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के कुफरी शिमला में स्थित है। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सेंटर यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है। क्वेश्चन 124 निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? पहली योजना स्ट्राइड, दूसरी स्ट्राइव, तीसरी संकल्प, चौथी श्रेयस। इसमें क्या पूछा है कि कौन सी स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित है। इसमें स्ट्राइव शामिल है, स्ट्राइव, संकल्प एवं श्रेयस। कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित हैं एक बार देख लीजिएगा। कौशल विकास स्ट्राइव सम्मिलित है, संकल्प सम्मिलित है, श्रेयस सम्मिलित है। कौन सी शामिल नहीं है? स्ट्राइव शामिल नहीं है। स्ट्राइव, संकल्प एवं श्रेयस कौशल विकास से संबंधित योजनाएं, जबकि विश्वविद्यालय आयोग UGC की स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्राइड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। स्ट्राइड S मतलब स्कीम हो गया, फॉर साइलेंट रहेगा, T मतलब ट्रांस डिसिप्लिनरी, R मतलब रिसर्च हो जाएगा, I मतलब इंडिया, D मतलब डेवलपिंग, E मतलब इकोनॉमी। तो यहाँ पर S का फिर से इसको कंप्लीट कर लीजिए कि स्ट्राइड का मतलब क्या होता है और ये किससे संबंधित है। स्ट्राइड विश्वविद्यालय आयोग यानी UGC की। S मतलब स्कीम हो गया, T मतलब ट्रांस डिसिप्लिनरी, R मतलब रिसर्च हो गया, I इंडिया, D डेवलपिंग, E मतलब इकोनॉमी। तो स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी योजना का उद्देश्य देश में युवा अनुसंधान। इसका उद्देश्य क्या है? देश में युवा अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अब आते हैं दूसरी योजना पर, स्ट्राइव S का मतलब क्या है? स्किल, T मतलब स्ट्रेंथिंग, फॉर I मतलब इंडस्ट्रियल वैल्यू, E मतलब इन्हेंसमेंट। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट योजना विश्व बैंक। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि जो स्ट्राइव योजना है किसके सहयोग से चल रही है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही है। किसके सहयोग से चल रही है स्ट्राइव योजना? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही है। स्ट्राइव आपको पहले ये याद रखना है कि स्ट्राइव का मतलब क्या है। स्ट्राइव का मतलब है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट कर रहा है और ये भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI और शिक्षुओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना है। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? S मतलब स्किल्स, A मतलब एक्विजिशन एंड
के मतलब नॉलेज, ए मतलब अवेयरनेस, एल मतलब लाइवलीहुड, पी मतलब प्रोग्राम। इस तो यहाँ पर संकल्प का फुल फॉर्म क्या होगा? संकल्प का फुल फॉर्म है, संकल्प का फुल फॉर्म क्या है? स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। संकल्प योजना एवं श्रेयस, श्रेयस का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप योजना युवाओं की कौशल क्षमता का विकास करती है। आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि स्ट्राइड योजना किससे संबंधित है? रिसर्च से संबंधित है। स्ट्राइड का मतलब स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। स्ट्राइप का मतलब स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। स्किल का मतलब, संकल्प का मतलब क्या है? स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड। और श्रेष्ठ का मतलब क्या है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप। का चारों योजनाएं क्लियर हो गई। क्वेश्चन 125 क्या है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल क्लाइमेट। इसका इंग्लिश में भी देखिएगा, हिंदी में भी, दोनों वर्जन आपको ध्यान देखने हैं इसके। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है जर्मन वाच। नहीं याद आ रहा है? जा से जलवायु, जा से जर्मन वाच। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों और भूभागों में जलवायु से संबंधित मौसमी घटनाओं यथा तूफान, बाढ़, लू या गर्म हवा आदि की द्वारा हुई क्षति का आकलन करता है। और आपको ये अपडेट क्या करना है कि जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप कंट्री कौन सा है? 126 आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान के प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई में प्रकाशित हुई थी? करंट का क्वेश्चन है, केवल आपको जैसे जो इम्पोर्टेंट किताबें उनको देखना है। यहाँ पर ये करंट से संबंधित थी इसीलिए पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है? क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये जनरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था। कब आया था? 2005 में आया था। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कुछ नहीं याद आ रहा है सीधे अथॉरिटी लगा देना, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हम अथॉरिटी ही बनाते हैं। जैसे नालसा है तो नालसा एक कानूनी अथॉरिटी है, वैसे ही जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, जो कि आपदाओं के प्रति समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए नीतियाँ, योजनाएं तथा दिशा निर्देश तैयार करने हेतु एक शीर्ष निकाय है। क्वेश्चन 128, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन 128 में क्या है? निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना। पहली है शरद, दूसरी ग्रीष्म, तीसरी बसंत, चौथी वर्षा। तो जब हम क्रम में लगाएंगे तो यहाँ पर पहले बसंत आएगा। क्या आएगा? बसंत। तो एक मिनट, इसका राइट आंसर देखिए, पहले आएगा बसंत, फिर आएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आएगी वर्षा, वर्षा के बाद शरद। इसके इंग्लिश याद कर पाएँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में हम इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे हिंदी में ज़्यादा शुद्ध हो गया तब रिप्लाई देने में दिक्कत होगी। जैसे शरद है तो ऑटम इसका, समर ग्रीष्म हो गया, स्प्रिंग बसंत हो गया, रैनी वर्षा। क्रम आपको अभी बताया था कि बसंत पहले आएगा, उसके बाद ग्रीष्म आएगी, फिर वर्षा आएगी, वर्षा के बाद शरद आएगी। एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लीजिए। भारतीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत में उपयोग किया जाने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। इसके अनुसार प्रश्न में दिए गए ऋतुओं का सही कालक्रम बसंत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद है। भारतीय कैलेंडर किस पर आधारित है? संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इसकी डेट जो दी गई है, जैसे 22 मार्च 1957, कौन सी डेट है? 22 मार्च 1957। बिल्कुल नहीं याद रहेगी पेपर के टाइम। जैसे जो झंडा है कब स्वीकार हुआ था, तो वैसे ही जो कैलेंडर है वो कब अडॉप्ट किया गया है? 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को। और 1957 से अपनाया गया चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना, जबकि फाल्गुन इसका अंतिम महीना है। तो इसमें से कई क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो भारतीय कैलेंडर है किस पर आधारित है? संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना, जबकि फाल्गुन इसका अंतिम महीना है। तो यहाँ पर चैत्र क्या है? पहला महीना बोला जाएगा, फाल्गुन इसका अंतिम महीना। जिबूती आचार संहिता। अगला क्वेश्चन देखिए,
जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू। जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। जिबूती आचार संहिता क्या है? समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। जिबूती आचार संहिता का संबंध समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री जहाज़ों पर होने वाली चोरी और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने के लिए जिबूती आचार संहिता DCOC का मतलब क्या है? डी मतलब जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के 29 जनवरी 2009 को अपनाया गया है। वर्ष 2017 में जिबूती आचार संहिता में सऊदी अरब के जेद्दा में संशोधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसे जेद्दा संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसी संशोधन में ब्लू इकोनॉमी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। एक 130 में क्या? अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। यह उपन्यास बनारस के साड़ी बुनकरों की जिंदगी पर आधारित है। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: अपवित्र आख्यान, मुखड़ा क्या देखे, समर शेष है, जहरवाद, दंतकथा, अतिथि देवो भव, रैन बसेरा, शादी का जोकर, टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल। अगला क्वेश्चन है 131। 131 में है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है चुकंदर। चुकंदर में चीनी होती है, बीट या शुगर। तो चुकंदर चीनी, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, कपास में सेलुलोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है। चुकंदर में क्या मिलता है? चीनी मिलती है। चुकंदर में चीनी होती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, कपास में सेलुलोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 132। 132 भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर भारतीय शहरी वेधशाला पूछा है किस स्थान पर स्थित है? ये नई दिल्ली में है। भारतीय शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी की स्थापना शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में की गई है। यह वेधशाला शिक्षाविदों, उद्योगों और सरकारों के लिए विश्लेषण के माध्यम से डेटा उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा तथा उपयोगकर्ता को अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फल है सबसे बड़ा उत्पादक, ये आपको अपडेट करना है। इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उससे आपको सारे अपडेट करने हैं। जैसे आम है तो आम का सीधे आप याद रखिए उत्तर प्रदेश ही है, और लीची का बिहार है। नारियल केरला में मिलता है, सेब कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर। जनरल क्वेश्चन है, नहीं भी होगा, नहीं याद होगा जब भी हो सकता है कि जैसे आम कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में मिलता है, लीची बिहार में मिलती है, नारियल केरला का होता है, सेब जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 134 क्या है? कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ब्रेंट क्रूड स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का एक व्यापारिक वर्ग। जो ब्रेंट क्रूड है वो किससे? स्वीट लाइट क्रूड ऑयल का एक व्यापारिक वर्गीकरण है जो दुनिया भर में तेल खरीदने के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। 135 में क्या है? 135 में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा कौन सी है? डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन चीन, भाषा थाईलैंड। तो इसमें हमें डी ही सही नहीं लग रहा है, एक बार इसको देख लीजिएगा। क्या दिया गया? डेनिश हो गया डेनमार्क, डच हो गया नीदरलैंड, मंदारिन चीन, भाषा थाईलैंड। डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन हो गया, थाईलैंड। भाषा कहाँ की है? भाषा इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है। भाषा कहाँ की भाषा है? इंडोनेशिया की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 136 है दाविंची और वेरिटास। दाविंची प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन किससे संबंधित हैं? शुक्र से। डेविंची प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित है। यह मिशन 2 जून 2021 को शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा द्वारा घोषित हुआ। इस मिशन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना कि शुक्र ग्रह कैसे एक गर्म बंजर ग्रह में परिवर्तित हो गया। यह मिशन संभवतः 2028 से 30 की अवधि के दौरान लॉन्च किया जाएगा। डेविंची प्लस वेरिटास ये आगे फ्यूचर में भी काम आएगा, इसलिए इसको याद रखिए कि DAVINCI डेविंची। और दूसरा मिशन कौन सा है? वेरिटास, वेरिटास। ये दोनों मिशन कहाँ के हैं? डेविंची और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन शुक्र ग्रह से संबंधित हैं और यह मिशन 2 जून 2021 को शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा द्वारा घोषित हुआ। इस मिशन का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना है कि शुक्र ग्रह कैसे एक गर्म बंजर ग्रह में परिवर्तित हो गया। यह मिशन संभवतः 2028 से 30 की अवधि के दौरान लॉन्च किया जाएगा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है जो छेड़े गए उपग्रह की सहायता से अंतरिक्ष एवं ग्रहों पर खोज व अनुसंधान करती है। नासा की स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। 137 मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने हाल ही में मिताली एक्सप्रेस नामक नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन चिलाहाटी हल्दईवाड़ी रेल लिंक के माध्यम से ढाका को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता और बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता के बाद यात्री ट्रेन शुरू की गई। तो जब हम IR पढ़ेंगे, जैसे बांग्लादेश से हमारे क्या संबंध है, तो बांग्लादेश से संबंध जैसे यहाँ पर जब IR पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें में अपडेट रखनी पड़ती हैं। जैसे अभी ट्रेनों की बात हो रही है तो अभी तक बांग्लादेश तक कितनी ट्रेनें चल चुकी हैं? 3 ट्रेनें चल रही हैं। पहली ट्रेन का क्या नाम है? मैत्री एक्सप्रेस जो ढाका से कोलकाता चलती है। दूसरी बंधन एक्सप्रेस खुलना से कोलकाता चलती है और तीसरी है मिताली एक्सप्रेस, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका की तरफ चलती है। अगला 138 पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र से संबंधित है या केंद्र शासित प्रदेश? तो जब केंद्र शासित वर्ड यूज हो रहा है, इसको नहीं भी आ रहा था तब भी आप लगा सकते थे कि केंद्र शासित प्रदेश वर्ड यूज किया। कॉमन चीज़ बता रहा है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भांड पाथर लोक रंगमंच की एक लोकप्रिय रूप है। भांड शब्द का अर्थ होता है मशखरा, जबकि पाथर का अर्थ होता है नाटक। यह विशेष रूप से भांड समुदाय से जुड़ा है। भांड पाथर के पात्रों में मशखरों का किरदार महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे दैनिक जीवन में असामाजिक और भ्रष्ट कार्य प्रणाली पर व्यंग्य करने में प्रधान भूमिका निभाते हैं। भांड प्रदर्शन आमतौर पर राज्य दरबारों की साजिशों, सरकारी निकायों द्वारा शोषण, धार्मिक नेताओं के भ्रष्टाचार पर केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन 139 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, ये बिल्कुल सही नहीं है। वाणिज्य ऊर्जा पता होगा, तेल और गैस से मिलती है। गैर वाणिज्यिक नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जानवरों के गोबर से मिलती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत ऐसी ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हो तथा उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया गया हो। तो अगर पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है प्राइमरी एनर्जी का कोई भी एग्जाम्पल, तो आप इस लैंग्वेज से कनेक्ट कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत ऐसी ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद हो तथा उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित ना किया गया। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण के अंतर्गत नवीकरणीय संसाधन में पवन, सौर, ज्वारीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण के अंतर्गत पवन, सौर तथा ज्वारीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है तथा गैर नवीकरणीय ऊर्जा के तहत जीवाश्म ईंधन को रखा जाता है। इस प्रकार ज्वारीय ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का एक स्वरूप है। प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प भी सम्मिलित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर ए माना है। किसको माना है? विकल्प ए को माना है। क्वेश्चन नंबर 140
निम्नलिखित घटनाओं या योजनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, लॉन्चिंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति। तीसरा है की विलेज स्कीम की शुरुआत। चौथा है जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA। कभी कभी शॉर्टकट आता है कि DRDA क्या है। DRDA का मतलब है D मतलब डिस्ट्रिक्ट, R मतलब रूरल, D मतलब डेवलपमेंट, A मतलब एजेंसी। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की जिला स्तर पर स्थापना। तो इसमें हम देखते हैं कि किसकी कब स्थापना हुई है। जैसे यहाँ पर की विलेज प्रोग्राम पूछा था, तो की विलेज प्रोग्राम कब लॉन्च हो रहा है? कुंजी ग्राम योजना लॉन्च हो रही है अगस्त 1952 को। कब लॉन्च हो रही है? अगस्त 1952 को लॉन्च हो रही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को। और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत संस्तुति या सिफारिश नवंबर 1957 में। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अप्रैल 1999 में। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि की विलेज स्कीम कब लॉन्च हुई? अगस्त 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति हुई नवंबर 1957 में। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई अप्रैल 1999 में। Thanks for watching. Like, subscribe and share my channel.